अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। दो बड़ी खबरें। कल 16 मई को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए एक तवील अरसे बाद काजी फ़ायज़ ईसा के आमने सामने होंगे और वीडियो स्क्रीन के ऊपर इमरान खान होंगे जो कि जेल में हैं और तकरीबन कई माह के अरसे के बाद वो पहली बार वीडियो लिंक के ज़रिए किसी भी अदालत में अच्छे जाए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे। और ये वो केस है सुप्रीम कोर्ट में जो नैब के कवानीन में PDM की हुकूमत ने तरामीम की थी। तो उस वक्त जब इमरान खान आज़ाद थे उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त दायर की थी और उस आइनी दरख्वास्त के ज़रिए उन नैब के कवानीन में तरामीम को चैलेंज किया था और उसमें इल्ज़ाम था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ज़ाती मफादात के लिए अपने मुकद्दमात ख़त्म कराने के लिए नैब के कवानीन में तरामीम की थी। ये और बात है कि अमली तौर पे नून लीग के और दीगर सियासतदानों ने बड़ी तादाद में इन तरामीम का बराह रास्त फ़ायदा नहीं उठाया, मगर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की दायर करदा इस दरख्वास्त को मंजूर किया गया। उन तमाम तरामीम को माजी के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम बेंच ने गैर आइनी करार दिया उन अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले। और उसके ख़िलाफ़ जो है फिर जो नेक्स्ट हुकूमत आई शहबाज शरीफ की, उन्होंने इन तरामीम के ख़िलाफ़ अपील दायर की और फिर निगरान हुकूमत के दौर में भी ये मामला चलता रहा और अब दोबारा शहबाज शरीफ की जब हुकूमत आई है तो फिर ये अपील के हवाले से दोबारा बेंच बना है जिसकी सरबराही चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कर रहे हैं। और इस दौरान एक ख़त आया इमरान खान का जेल से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कि उनको भी इस केस में सुना जाए क्योंकि वो रिस्पोंडेंट्स हैं, यानी उनके हक़ में फ़ैसला हुआ था, फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील हुई तो अपील में वो जवाब दहिंदा हैं, यानी कि वो जवाब उन्होंने देना है। तो बतौर रिस्पोंडेंट उनका ये हक़ है कि वो ख़ुद पेश हो के नैब के कवानीन में जो तरामीम के हवाले से उनके हक़ में फ़ैसला आया है उस फ़ैसले का दिफ़ा करें। तो यूँ कल मुख्तसर बहस हुई जस्टिस अतर मन अल्लाह और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के बीच। जस्टिस अतर मन अल्लाह ने कहा कि ये उनका हक़ है बतौर एक फ़रीक के वो इस मुकदमे में उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, वो ख़ुद पेश हों या अपने वकील के ज़रिए पेश हों। वकील तो कोई भी नहीं था। तो यूँ अब कल 16 मई को इमरान खान जो है पहले ये बात हुई कि क्या वो ख़ुद पेश हो सकते हैं, फिर मुख्तसर वक्त के लिए वक्फ़ा लिया गया जजों की तरफ से और मशावरत के बाद ये तय हुआ कि उनको अडयाला जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए स्क्रीन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में दिखाया जाएगा और वो फिर अपना मुद्दा बयान करेंगे नैब के इसमें तरामीम के हवाले से। तो कल क्या होगा ये तो एक $1 मिलियन क्वेश्चन है क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात माजी करीब में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पे शदीद तनकीद भी करती रही है और ख़ास तौर पे जो 13 जनवरी का बल्ले के निशान के हवाले से एक फ़ैसला था जो PTI के बल्ले का निशान था जो कि उनसे छीन लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के बेंच ने ये फ़ैसला किया था। उसके बाद PTI की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया सुप्रीम कोर्ट को भी और ख़ास तौर पे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को भी। तो अब सवाल यह है कि कल अगर ये मौका मिलता है, अगर कोई तकनीकी ख़राबी ना हो गई, कोई लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट का मसला ना हो गया, कोई इंटरनेट का इशू ना हो गया, कोई समंदर में इंटरनेट की केबल ना कट गई और कोई वीडियो का प्रॉब्लम ना हुआ, तो फिर क्या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान बल्ले के निशान के सुप्रीम कोर्ट के और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के इस फ़ैसले के हवाले से भी कोई बात करेंगे और अगर करेंगे तो किस अंदाज से करेंगे, किन अल्फाज का चुनाव करेंगे, ये एक सवाल है जिसके हवाले से कल ही हम जान सकेंगे कि इमरान खान क्या करते हैं। माजी में भी जब वज़ीर आज़म जेल में होते थे और उन्हें जब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने बात करने का मौका मिलता था तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। और आज भी इमरान खान एक तवील अरसे से जेल में हैं और उनको हाई कोर्ट्स में या निचली अदालतों में अहकामात के बावजूद भी पेश नहीं किया गया। उसकी वजह सिक्योरिटी बताई गई, बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए भी नीचे
तमाम अदालतों के फ़ैसले जो हैं उनको हुकूमत ने उसकी मज़ामत की, रेजिस्टेंस की, और अभी तक उनको वीडियो लिंक पे भी किसी ट्रायल कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी उनको पेश नहीं किया जा सका। तो अब देखना है कि कल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद क्या हुकूमत जो है इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को मुखातब होने की इजाज़त देगी या नहीं। और ये बड़ा ही एक तारीख़ी मौका होगा, और ज़ाहिर बात है कि इमरान खान के पास शायद ये पहला मौका हो, शायद आखिरी मौका हो पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के सामने अपना मुद्दा बयान करने का, अपनी बात करने का। और क्या वो इसको सिर्फ नैब कवानीन के मौजू की हद तक महदूद रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और लगता नहीं कि इमरान खान इसको सिर्फ एक नैब तरमीम के मौजू की हद तक महदूद रखेंगे, क्योंकि जब से वो जेल में गए हैं उस वक्त से पाकिस्तान में बहुत कुछ हो चुका है। बल्कि अगर ये कहें कि तहरीक इंसाफ के साथ बहुत कुछ हो चुका है या किया गया है तो भी गलत नहीं होगा। और ये एक सुनहरी मौका होगा इमरान खान के पास कि वो सब कुछ जो हुआ है उसके बारे में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खुल कर बात करें। तो ये तो एक बड़ा अहम मामला है। इससे का एक पहलू सियासी भी है और इसका तकनीकी और कानूनी भी है। सियासी तौर पे तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि जिस तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमे बने और उनमें जो शवाहिद सामने आए, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे जो शवाहिद थे उनमें वज़न था। मगर जो शवाहिद के अलावा जो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, किसी के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक अदालती कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो ना तो इमरान खान के केसों में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ और ना ही माजी में नवाज शरीफ के मुकदमात में या नून लीग या शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुकदमात में वो ड्यू प्रोसेस हुआ। तो अगर इस सब चीज़ को देखा जाए तो यकीनन ये जो लोग भी या जो कुव्वतें या इस्टेब्लिशमेंट इन केसों के पीछे रही हैं, इन सियासतदानों के केसों के पीछे, और जिन्होंने ड्यू प्रोसेस नहीं होने दिया, तो फिर ये उनको एक अच्छा जवाब है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब 16 मई को इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए जजों से मुखातब होने का मौका दिया। तो ये बहुत अच्छा हुआ ऐसे इस तमाम अनड्यू प्रोसेस को अगर देखा जाए उस तनासर में। अब इसके तकनीकी पहलू ये है कि ये शायद तारीख़ में पहली बार ऐसे होगा कि जेल से किसी शख्स को एक ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की इजाज़त दी जाए या बात करने की कि जिस मामले में उस शख्स का ज़ाती कोई ग्रज नहीं है, ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है, वो और उसकी अपनी कोई बेल का मैटर नहीं है, कोई सज़ा के ख़िलाफ़ ये अपील नहीं है, ये मुफाद आमा का मामला है। तो क्या मुफाद आमा के मामले में जिसमें दरख्वास्त गुज़ार का ज़ाती कोई मफाद नहीं है और वो ये कहता है उसका ज़ाती नहीं है, ये मुफाद आमा है, तो क्या उसको ये हक़ मिलना चाहिए? और अगर इमरान खान को ये हक़ मिल रहा है तो कल जितने भी सियासतदान जेल में होंगे, क्या वो इसी तरह मुफाद आमा की दरख्वास्तें डाल के सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि उन्हें भी वीडियो लिंक पे बात करने का मौका देना चाहिए? क्या ये कल जो कुछ होगा, क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं होगा एक सियासतदान को सुप्रीम कोर्ट जैसे आला तरीन अदालत का फ़ोरम मुहैया करना अपनी सियासत करने के लिए या सियासी तकरीर करने के लिए? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जो है अब कल के समाअत और कार्रवाई के बाद ही दिया जा सकता है। क्योंकि अगर ये सहूलत इमरान खान को दे दी गई है एक सियासतदान को कि वो मुफाद आमा के केस में ख़ुद पेश होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीर करें या अपना मुद्दा बयान करें, तो फिर ये सहूलत तमाम सियासतदानों को, बल्कि तमाम शहरियों को जो जेलों में हैं उनको ये मिलनी चाहिए कि वो भी एक मुफाद आमा की दरख्वास्त डाल के सुप्रीम कोर्ट में उनको भी वीडियो लिंक के ज़रिए सुना जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक तरह का एक दफ़ा फिर एक सियासी अखाड़ा भी बनेगी। मगर लग ये रहा है कि कल का जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है वो यकीनी तौर पे हालात और वाक़यात के दबाव में किया है, क्योंकि आम तौर पे जेल में अगर कोई शख्स चला गया है अपने किसी अपनी गलती और अपने कसूर या इवन झूठे मुकदमे की वजह से भी, तो उस शख्स को मुफाद आमा के किसी दरख्वास्त में यूँ सुप्रीम कोर्ट का फ़ोरम इस्तेमाल करने की आम तौर पे ये सहूलत नहीं दी जाती। और अगर ये मिसाल कल बन रही है तो फिर यकीनी तौर पे आने वाले वक्त में ये सहूलत तमाम शहरियों को, तमाम सियासतदानों को दी जानी चाहिए। और यूँ कल सुप्रीम कोर्ट इस बात से इनकार नहीं कर सकेगी कि जिन सियासतदानों के मुकदमात या तो सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आमा के मुकदमात, आर्टिकल 184(3) के मुकदमात ऑलरेडी ज़ेर इल्तवा हैं, उन सब के केसेस में उन सब को फिर यही वीडियो लिंक की सहूलत मिलनी चाहिए।
तो जस्टिस आतिफ अल्लाह ने बात तो सही की कि ठीक है वो फ़रीक हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई फ़रीक मुफाद आमा के केस में दरख्वास्त डालता है और बाद में वो कोई बड़ा जुर्म कर दे, कत्ल कर दे अगर, या कोई करप्शन करे, झूठ या सच की बात और है, और वो जेल चला जाए, तो क्या ऐसे शख्स को भी मुफाद आमा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से खिताब करने की इजाज़त होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट को अगर ये सहूलत देनी भी है तो फिर इसका बाकायदा एक ऐसा हुक्म लिखा जाए, एक स्पीकिंग ऑर्डर हो जिसमें रीज़न दिए जाएं, केस लॉ साइट किया जाए और इसको एक बुनियादी हक के तौर पे डिक्लेयर किया जाए कि कोई भी मुल्ज़म या कोई भी मुजरम जो जेल की सलाखों के पीछे है, अपने किसी जुर्म की वजह से, गुनाह की वजह से, उसको सुप्रीम कोर्ट से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करने की इजाज़त होगी। सुप्रीम कोर्ट ये सहूलत सिर्फ साबिक़ वज़ीर आज़म को नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं वो फ़ैसले तमाम शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना उनका उसमें होना चाहिए, ये असूल तय होना चाहिए। तो यूँ सिर्फ इमरान खान की खातर जो है सुप्रीम कोर्ट अगर ये सहूलत दे रही है और इस हवाले से कोई बाकायदा ऑर्डर जारी नहीं करती है, एक स्पीकिंग ऑर्डर, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये वन टाइम सहूलत है, ये वन टाइम पासवर्ड है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दबाव में आके एक साबिक़ वज़ीर आज़म को अकोमोडेट करने के लिए दिया, और इससे सुप्रीम कोर्ट की जो पहले से गिरती हुई साख है वो मज़ीद ख़राब होने का अंदेशा है। आज की दूसरी खबर आपको बताते चलें कि कल जस्टिस बाबर सत्तार ने जो चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक को ख़त में एक इंकशाफ किया था कि एक खुफिया इदारे, एक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन ओहदेदार ने उनको पैगाम दिया है कि जो ऑडियो लीक्स के केस वो सुन रहे हैं और जिस तरीके से वो खुफिया टेलीफोन रिकॉर्डिंग के हवाले से सवालात कर रहे हैं और जो एक्सटेंसिव स्क्रूटनी कर रहे हैं, उससे वो पीछे हट जाएं, बैक ऑफ। ये मैसेज जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त में इसको लिखा गया, वर्ड बैक ऑफ, और चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक, और इस बेस पे एक तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए एक बेंच भी बना है जस्टिस बाबर सत्तार के इस ख़त में। इस ख़त में वो दीगर जो सोशल मीडिया पे उनकी अहल खाना के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा था, जस्टिस बाबर सत्तार, उनके बच्चों, अहल खाना की जो निजी मालूमात थी, उनकी तस्वीर थी, वो सोशल मीडिया पे वायरल की गई थी, जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए गए थे। उसके ऊपर जितने भी खुफिया अदारों के सरबराहान हैं उनको, और जो दूसरे पैमरा है, PTA है, जो रेगुलेटर्स हैं, FBR है, उन सब को कल नोटिसेस, इब्तदाई नोटिसेस जारी हुए हैं। और इस हवाले से जो है उस ख़त में जो इंकशाफ किया था कि मुझे पैगाम भेजा गया, धमकी लगाई गई एक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन ओहदेदार की तरफ से पैगाम के ज़रिए, तो उसके ऊपर फिर कल हमने देखा कि लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ भी जो है वो कूद पड़े इस सारे तनाज़े में। उन्होंने अपनी वजाहतें देना शुरू की, और तो और जो वज़ीर इत्तलात जो हैं अता तारड़, वो भी एक वकील हैं, कभी इतने बड़े कोई केस में देखा नहीं उनको पेश होते या वकालत करते, लेकिन वकील हैं, वो भी उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। और फिर उसके बाद और तो और जो आइनी ओहदेदार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ लॉ ऑफिसर हैं, जो हाई कोर्ट में बतौर चीफ लॉ ऑफिसर पेश होते हैं, उन्होंने भी जस्टिस बाबर सत्तार के इस इल्ज़ाम की तरदीद की, और उन्होंने ये तासर देने की कोशिश की कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जो ख़त में बैक ऑफ का लफ्ज़ यूज़ किया है और धमकी बज़ाहिर तासर दिया है कि एक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन ओहदेदार ने धमकी लगाई है, वो गलत बयानी की है, वो झूठ बोला है, ये तासर देने की कोशिश की। अब एक तरफ हाई कोर्ट का जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार और एक तरफ अटॉर्नी जनरल। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार और अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान अपने मौजूदा ओहदों से पहले एक ही लॉ फर्म में पार्टनर थे, वो दोस्त थे। बल्कि कुछ हफ्ता पहले आपको याद होगा अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने तो यहाँ तक मीडिया से गुफ्तगू में कह दिया था कि अगर जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ किसी किस्म का रेफरेंस आता है, क्योंकि वो 6 जजों में जस्टिस बाबर सत्तार भी शामिल थे जो उन्होंने ख़त लिखा था 25 अप्रैल को, और जिसमें बड़े इंकशाफात किए गए थे खुफिया अदारों के हवाले से, तो अगर कोई रेफरेंस आता है तो अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने यह ऐलान किया था कि वो जस्टिस बाबर सत्तार के वकील की तौर पे पेश होना पसंद करेंगे और अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। और चंद हफ्तों के अंदर अब जबकि जस्टिस बाबर सत्तार का एक और ख़त मंजर-ए-आम पे आ गया है जिसमें ये संगीन इल्ज़ाम लगा है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, खुफिया अदारों के ऊपर, तो उसके बाद अचानक ऐसा क्या हो गया है? अब अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ ये है
कि ये कोई धमकी वगैरह नहीं थी, बल्कि ये एक मामूल की मुलाकात जो कि अटॉर्नी जनरल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों में मुलाकातें होती रहती हैं। और उनमें से एक मुलाकात में अटॉर्नी जनरल के मुताबिक उन्होंने ये ज़रूर जस्टिस बाबर सत्तार से कहा था कि ये जितने भी ऑडियो लीक के मामलात हैं बड़े सेंसिटिव हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के मामलात हैं, इसमें सीक्रेसी का पहलू होता है, कुछ अहम कौमी राज के मामलात होते हैं। तो ये सारे केसेस जो हैं आप इन कैमरा यानी कि बंद कमरे में खुफिया समात कर लें ताकि खुफिया अदारे के लोग आके आपको ब्रीफ कर सकें। तो इसमें कहीं भी बकौल अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के उन्होंने किसी का कोई पैगाम नहीं दिया था, उन्होंने एक हुकूमत की तरफ से रिक्वेस्ट की थी। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी हुकूमत की तरफ से किसी भी अदालत में खुफिया समात इन कैमरा या बंद कमरे के अंदर कार्रवाई की दरख्वास्त की जाती है तो वो खुली अदालत में की जाती है, वो तहरीरी तौर पे की जाती है, उस पर दलाइल होते हैं दोनों फ्रीकैन के, उसके ऊपर एक ऑर्डर आता है जिसमें वजूहात बयान की जाती हैं कि ये मामला जो है क्यों इसको इन कैमरा में करना ज़रूरी है या क्यों इसको खुली अदालत में चलाना ज़रूरी है। तो अटॉर्नी जनरल का ये कहना कि ये तो उन्होंने चैम्बर में रिक्वेस्ट की थी, वैसे भी देखें जब किसी का भी केस किसी जज के सामने ज़ेर समात हो तो कोई भी फरीक, चाहे जाए कि वो अटॉर्नी जनरल है या हुकूमत है, वो चैम्बर में जाके जज के साथ उस केस के ऊपर जो बात नहीं कर सकता वो मिसकंडक्ट होता है और उसको खुली अदालत के मामलात खुली अदालत में करने चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल का यह कहना कि उन्होंने इन कैमरा की रिक्वेस्ट की थी, अगर वो ये रिक्वेस्ट खुली अदालत में करते तो वो मुनासिब था। और ये वैसे रिक्वेस्ट के बारे में इकरार भी करना कि उन्होंने चैम्बर में जाके ज़ाती तौर पर जज को ये कहा था, ये मैं समझता हूँ एक मिसकंडक्ट है। और फिर एक पहलू ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि जिस मुलाकात का जिक्र जस्टिस बाबर सत्तार कर रहे हैं कि आला तरीन इस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अहदेदार ने किसी के ज़रिए पैगाम भेजा, अटॉर्नी जनरल भी उसी मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अटॉर्नी जनरल जिस मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं वो भी हो सकता है हुई हो और उसमें उन्होंने इन कैमरा की रिक्वेस्ट की हो, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार जिस मुलाकात का पैगाम रसानी का या धमकी का जिक्र कर रहे हैं हो सकता है वो अटॉर्नी जनरल वाली मीटिंग ना हो, वो कोई और शख्स हो। अब इस बात का मज़ीद जो वजाहत है वो तो आने वाले दिनों में जब उस ख़त के ऊपर मज़ीद तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे चलेगी तो फिर उसकी चीज़ें सामने आएंगी। मगर एक बात तय है कि कल के दोस्त, लॉ फर्म के पार्टनर और कल तक इस्तीफ़ा दे के जो है बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान जो जस्टिस बाबर सत्तार का वकालत करने को तैयार थे, आज उन्होंने अपने उसी दोस्त को और उन्हीं मुअज़्ज़ज़ जज को झुठलाने की कोशिश की है। और अब देखना ये है कि इन दोनों में से सच्चा कौन है। ये नहीं हो सकता कि चलें आप भी ठीक और मैं भी ठीक। अब अगर जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं अगर वो गलत साबित होते हैं बकौल अटॉर्नी जनरल के कि कोई धमकी नहीं थी, तो फिर जस्टिस बाबर सत्तार को अपना ओहदा छोड़ना चाहिए। और अगर अटॉर्नी जनरल जो हैं वो गलत साबित होते हैं और वो जानते बूझते हुए शौरी तौर पे या लाशौरी तौर पे एक और किसी मुलाकात के हवाले से वजाहतें दे रहे हैं जिस मुलाकात का उस धमकी वाली मुलाकात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर अटॉर्नी जनरल को भी अपने ओहदे से जाना चाहिए। और वैसे भी जब एक हाई कोर्ट के जज और तमाम हाई कोर्टों के जजों ने जो वाक़यात बयान किए और ख़ास तौर पे 6 जजों का जब ख़त आया था, तो किसी भी महज़ब मुआशरे में जो अटॉर्नी जनरल होता है जो न सिर्फ वफाक का नुमाइंदा होता है बल्कि वो चीफ़ लॉ ऑफिसर होता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्टों का, तो अगर जजों के साथ ये मामलात हो रहे हैं और अटॉर्नी जनरल के नॉलेज में एक चीज़ें आ गई हैं और फिर वो अटॉर्नी जनरल जो ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों से मुलाकातें करके उनको यकीन दहानियाँ कराते रहे कि दोबारा ऐसा कोई मामला नहीं होगा, ये मैं 6 जजों के ख़त में दर्ज वाक़यात के हवाले से ज़राए के हवाले से बता रहा हूँ, वो यकीन दहानियाँ कराते रहें और उसके बाद फिर उन यकीन दहानियों के बावजूद भी एक तीसरे जज के घर से खुफिया कैमरे भी बरामद हो गए, तो फिर किसी भी महज़ब मुल्क में और मुआशरे में जब जजों के साथ ऐसे वाक़यात होते हैं तो सबसे पहले जो महज़ब मुआशरों में इस्तीफ़ा देने वाला शख्स होता है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान होता है, क्योंकि वो चीफ़ लॉ ऑफिसर भी होता है उस अदालत का। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखें, अब मज़ीद इंकशाफात आते जा रहे हैं और लग ये रहा है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के ऊपर अब दबाव बढ़ता जा रहा है और इस बात को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान आने वाले दिनों में या लम्हों में वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएँ। और मेरे ख्याल में अब यही एक वाहिद बाइज़्ज़त रास्ता रह गया है अटॉर्नी जनरल साहब के लिए, क्योंकि दिन ब दिन नए नए इंकशाफात का सामने आना
और फिर अटार्नी जनरल का हुकूमत के बिहाफ पे हुकूमत का दिफा करना, ये किसी सूरत भी उनकी अपनी रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी और कैरियर के लिए मुनासिब नहीं है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।